जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे सूचना जारी किया गया है। और ये जो सूचना जारी किया गया है ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए जारी किया गया है। ये सूचना कब जारी किया गया है तो देखिए नवंबर 18 2025 को जारी किया गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 41,424 पदों पर होमगार्ड की वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है नौकरी पाएंगे। अगर यदि आप भी इस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो सारा जानकारी इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, किस तरह का इसमें चयन प्रक्रिया होगा, किस जिला में किस जनपद में कितने सीटें हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेंगे। एग्जामिनेशन फी कितना होगा, कब से कब तक आप फार्म को भर सकेंगे, सारी जानकारी संपूर्ण और शॉर्ट में देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सीटों की संख्या देख लिए, 41,424 सीट है। 18 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अच्छा, सबसे पहले आप बहुत लंबा वीडियो देखें उससे पहले आपको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है फार्म भरने से पहले। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। एक होता है देखिए रेगुलर पुलिस, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, ये हो गए रेगुलर पुलिस। इसमें जो है आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। यानी कि 30 दिन आप काम किए तो जितना आपका सैलरी निर्धारित है उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन होमगार्ड में वैसा नहीं मिलता है। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। और ये चीज़ उम्मीद है सभी लोगों को पहले से पता होगा। जनरली जितने दिन आपका ड्यूटी लगेगा उसके हिसाब से आपको इसमें पैसा मिलते हैं और सरकारी भत्ता जो भी है वो सारा चीज़ आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका हो गया अर्निंग से लेकर के। अब आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि टोटल जो 75 जनपद हैं, सभी जनपदों के लिए अलग अलग जनपद के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें हम शॉर्ट में एक दो जनपद का बता देते हैं। बाकी आप ये वीडियो जब अंत तक देखिएगा तो आपको एक लिंक भी हम बता देंगे जिसके माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनपद का नाम है आगरा, अल्फ़ाबेट से आगरा है पहला नंबर पे। इसमें अनारक्षित के लिए जो है 495 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 258 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 332 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 127 है और रिक्तियों की संख्या टोटल है 1232। और एक चीज़ आपको और हम बता देते हैं, इसमें 20% सीट जो है ना वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। कितने? 20% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए भी। आप यदि महिला है आप फार्म को भरना चाहते हैं तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। आपके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें जानकारी देने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए जनपदों की संख्या 75। और यहाँ पर हम अगर यदि पूरा सभी जनपद के बारे में बताएंगे तो ये वीडियो मेरा 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग देख लीजिएगा कौन सी जनपद में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 41,424 यहाँ पे हो गए टोटल। आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं, इस फार्म को भरने के लिए जो है ना, इस फार्म को भरने के लिए आप जिस जनपद से भर रहे हैं, जिस प्रखंड से आप भरेंगे, जिस ब्लॉक से भरेंगे, वहाँ का आपका अस्थायी निवासी होना जरूरी है। ये भी इसमें लिखा हुआ है, कहाँ पे है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2.2 में होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। आप जिस भी जनपद में 75 जनपद में से जिस जनपद से आप वैकेंसी को भर रहे हैं वहाँ का स्थायी निवासी आपका होना जरूरी है। पात्रता में ये दे रहा है, ठीक है। 2.1 में देखिए शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। जो शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो दिव्यांग हैं, वो इस फार्म को भर नहीं सकते हैं, समझे। ये हो गया। उसके बाद टिप्पणी में यहाँ पे और बोल्ड में करके लिख दिया है, उक्त बिंदु 2.2 के लिए जो भी हमने मूल निवासी बताया उसके लिए के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1846/95/2025 के तहत जो है 16/11/25 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, समझे। तो जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र दीजिए या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र दीजिए। ये आपका दोनों कागज इसमें आप दिखा करके फार्म को भर सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, समझे। उसके बाद
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस फार्म को कब से कब तक भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपका 18/11/2025 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 18/11/25 से स्टार्ट हो गया और 17/12/25 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18/11/25 से 17/12/25 तक। जी हाँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आवेदन फी इसमें रखा गया है, वो भी हम आपको विस्तार में जानकारी इसमें देंगे। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18/11/25 से 20/12/25 तक। और इसके लिए आपको फार्म भरने से पहले जो है ना 3 चीज़ हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं जो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। पहला तो ये कि आपका मोबाइल नंबर प्रयास करिएगा, जो मोबाइल नंबर आप इसमें डालिएगा बार बार बदलने की कृपा नहीं करेंगे, ईमेल आईडी बार बार बदलने की कृपा नहीं करेंगे, और आपका 10वीं पास होना जरूरी है, और आपके पास डिजी लॉकर का होना जरूरी। जी फ्रेंड्स, डिजी लॉकर, ठीक है। डिजी लॉकर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे ये सारे डिजी लॉकर से ही आपका अपलोड होंगे। तो ये 4 चीज़ें आपके पास होना जरूरी है। पहला आपका जो है डिजी लॉकर होना चाहिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर बार बार बदलना नहीं चाहिए, ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए, और 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन फी कितना रखा गया है। तो सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपया। इस फार्म को आप ऑनलाइन भर सकेंगे, ऑफलाइन भरने का कोई सुविधा नहीं है। राष्ट्रीयता क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हम आपको बता ही दिए हैं कि जिस जनपद में आप फार्म भर रहे हैं वहाँ का स्थायी निवासी होना जरूरी है। फिर भी यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो ये इसका भी जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आपको बताते हैं प्रेफरेंस के बारे में, ठीक है। प्रेफरेंस यहाँ पे जो व्यक्ति NCC किए हुए हैं, अगर यदि C प्रमाण पत्र धारक है 3 अंक आपको मिल जाएंगे बोनस में, B के हैं तो 2 अंक, A के हैं तो 1 अंक, भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक हैं तो आपको 1 अंक यहाँ पे ग्रेस मिल जाएगा मेरिट में। और सबसे जो मुख्य चीज है आपका आयु कितना होना चाहिए इस फार्म को भरने के लिए, तो देखिए कम से कम 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर यदि इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप इस फार्म को नहीं भर सकेंगे। लेकिन ये उनके लिए है जो आरक्षण के बाहर हैं, जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए। बाकी जिस हिसाब से आपको यहाँ पर आरक्षण मिलता है एज में 3 साल 5 साल वाले, वो आपको मिलेंगे। आप इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कितना आपको छूट मिल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में इतना ही है, ठीक है। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। यहाँ पे आपका देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपका और अच्छी तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये सामान्य EWS श्रेणी के लिए 1/7/95 से लेकर के 1/7/2007 तक होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति की श्रेणी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट का अनुमान होगा, जिसमें 1/7/1990 से 1/7/2007 तक का भर सकते हैं। अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम 5 वर्ष की छूट, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से छूट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जो छूट लेना चाहते हैं उसको अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। चरित्र जो है आपका, चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह होमगार्ड्स एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। इसमें चरित्र में सबसे पहले तो आपका क्या देखता है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, आपका जो है 1 से अधिक बीवी या फिर 1 से अधिक पति आपके पास नहीं होना चाहिए जीवित, समझे। तो ये चरित्र भी इसमें देखा जाता है, तो चरित्र का भी आपका जांच पड़ताल होगा, ठीक है। उसके बाद इसका प्रक्रिया क्या होगा, तो इसका प्रक्रिया होगा फिजिकल होगा और रिटन टेस्ट होगा। तो परीक्षा इसमें लिया जाएगा आपका, ठीक है। परीक्षा जो लिया जाएगा वो आपका क्या किस विषय का लिया जाएगा, तो सामान्य ज्ञान का लिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, तो 100, कुल 100 अंक का रहेगा और आपको समय मिलेगा 2 घंटा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। लिखित परीक्षा में अगर यदि कोई व्यक्ति 25% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो उनका फार्म यहीं पे खत्म हो गया, आप मुक्त हो गए, ठीक है। कुल मिलाकर के आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। और यह जो परीक्षा होगा वो MR आधारित परीक्षा इसमें लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन, ऑनलाइन परीक्षा आपका नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 41-42 हज़ार सीटों के ऊपर जब वैकेंसी निकलती है तो ऑनलाइन परीक्षा लेने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है, अगर कोई जानकारी आप चाहिए आपको
तो यहाँ पे uppbpb.gov.in पर जा करके आप इसका PDF वगैरह डाउनलोड करके सारा कुछ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो परीक्षा पास कर लेंगे उसके लिए शारीरिक मानक परीक्षण रखा गया, यानी कि फिजिकल टेस्ट हम लोग जिसको कहेंगे, PET कहेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें देखिए हाइट वगैरह भी आपका मापा जाएगा, दौड़ लिया जाएगा। तो कैसे कैसे क्या होगा ये सारा कुछ समझिए। देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत होगा, जिसमें ऊंचाई 1 नंबर पे आता है। काम में क्या लिखते हैं कि सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 168 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, जो सामान्य यानी कि जनरल से है और OBC से आते हैं उन लोगों के लिए। खा नंबर में है कि अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए सीना का फुलाना जरूरी है, समझ लीजिएगा। सामान्य या फिर अन्य वर्गों के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 5 सेंटीमीटर न्यूनतम जो है चेस्ट आपका फुलाना होगा। ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए देखिए महिला जो है उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई जनरल के लिए और OBC के लिए जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट महिला का। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जो लोग हैं उनका 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें वजन मापा जाएगा महिला का, तो किसी भी महिला का वजन जो है 40 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 40 किलोग्राम से अगर यदि कम होता है वजन तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। अभिलेखों की संवीक्षा के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षण भी इसमें किया जाएगा। ठीक है। और अगर यदि मान के चलिए आप अगर यदि संतुष्ट नहीं है तो इसका बाद में आप क्लेम भी कर सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं, मेरा फिर से माप किया जाए। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। इसमें क्या क्या होगा समझिएगा। पॉइंट 1 में लिखते हैं कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में जनपदवार सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रवृत्ति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी जो रहेंगे उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर यदि नहीं कर पाते हैं तो फेल हो जाते हैं। वहीं पर महिला को 2.4 किलोमीटर का दौड़ 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगा। यदि वो समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे और एनरोलमेंट का चयन प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएंगे। ये सभी लोगों को पता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया फिजिकल, हो गया आपका परीक्षा कैसे होगा ये भी हम आपको जानकारी दे दिए हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज, देखिए ये 9 नंबर पॉइंट ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ठीक है। आप इस फॉर्म को भरने जब जाएंगे ना तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTR पर पंजीकरण करेंगे। ठीक है। OTR इसके ऊपर पंजीकरण करने के बाद आगे का आपका प्रक्रिया चालू होगा। OTR का क्या मतलब होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। तत्पश्चात ही वह अभ्यर्थी UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न भर्तियों के आवेदन में पत्र भर सकेंगे। ठीक है। इसके लिए आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब आप OTR करेंगे तो उस टाइम आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो अभ्यर्थियों हेतु OTR में पंजीकरण करने हेतु सभी चरण अनिवार्य हैं। दूसरा में सर्वप्रथम अभ्यर्थी उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट, जिसका वेबसाइट है ये, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर होम में जाएंगे, नोटिस में जाएंगे, अपना आवेदन हेतु लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को प्रथम बार में OTR पंजीकरण करना आवश्यक होगा। प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है, जिसमें यूनिक ईमेल आईडी, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय होंगे, ये आपका चेंज नहीं होगा। सत्यापन हेतु डिजी लॉकर का होना जरूरी है। सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा। पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा एवं कैप्चा के जरिए पंजीकरण की कार्यवाही को पूर्ण करेगा। समझे? इसमें जो भी अकाउंट पासवर्ड वगैरह आप बनाएंगे डिजी लॉकर वगैरह का, वो आपको पास जानकारी होना जरूरी है। भविष्य में इसका काम लगते रहेगा, इसलिए आप कहीं जो भी आप बनाएंगे आईडी पासवर्ड, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं लिख लेंगे। फोटोग्राफ देखिए, इसमें पहले जिस तरह से फोटो खींचा हुआ लगता था वो नहीं होता है, रियल टाइम लाइव फोटो आपका यहाँ पर अब लिया जाएगा वेब कैमरा के माध्यम से।
चेहरा पर आपका साफ सफाई बढ़िया से होना चाहिए, टोपी वोपी नहीं लगाइएगा, मास्क नहीं लगाइएगा, ठीक है। छाया वगैरह देख लीजिएगा, आने की कुल मिलाकर के फोटो आपका ऐसा खिंचाएगा लाइव जो आपका चेहरा वगैरह बढ़िया से दिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका इसमें हस्ताक्षर अपलोड होगा, ये सारा कुछ होगा, समझे। तो कुल मिलाकर के इतना देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी था हमने आपको दे दिया। इसके बाद भी अगर यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके सेम इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और वहां से सारा कुछ जानकारी आप ले करके और इस फार्म को भरिए। कभी भी जो है किसी के कहने पर आप फार्म ना भरें, एक बार जब तक आप इसको अच्छी तरह से ना पढ़ लें, समझ लें, उसके पहले आपको फार्म बिल्कुल भी नहीं भरना है। एक बार समझ लीजिए विस्तार में, उसके बाद ही आप इस फार्म को भरिएगा। हो सकता है कि देखिए टोटल यहाँ पे 41 पेज है, सभी पेज को हम बढ़िया से एक साथ में नहीं बता सकते हैं, समय का अभाव रहता है और आप बोर हो जाएंगे इसके वजह से। तो आपको एक बार बढ़िया से जानकारी इसके बारे में ले लेना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। किसी तरह का दिक्कत परेशानी आए तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। धन्यवाद।